Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 4th of May 2024. You are watching with Naresh Sharma. So first of all, we are going with just have a thought of the day. What is this? Don't fall in trap of mediocrity and lose thinking. Surround yourself with intellectual people and thinkers. Be an awesome version of yourself day after day. What does it mean? It means जो मीडियोकर लोग होते हैं, जिनकी थिंकिंग का कोई बेस नहीं होता, जिनकी की थिंकिंग में कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, आइडियाज़ में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, ऐसे लोगों के जो आइडियाज़ हैं उनके ट्रैप में आपको नहीं आना है। प्लस अपने आसपास हमेशा ऑलवेज इंटेलेक्चुअल पीपल्स को रखिए, थिंकर्स को रखिए, जिनकी सोच, जिनकी थिंकिंग हाई हो, जो लाइफ में कुछ बड़े एम्बिशंस रखते हों। दोज हैव हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड दोज वांट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ. So always be such kind of people. Be an awesome version of yourself day after day. And the last line is that you should try to be better every day. आपको ये फोकस करना है कि आप एवरी डे, एवरी सिंगल डे आप अपने आप को कुछ ना कुछ बेटर में इम्प्रूव कर रहे हैं. आप अपना जो नेक्स्ट डे का वर्जन होगा उसमें आप आज से कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट होंगे, बेटर होंगे, एक्सीलेंट होंगे, बेस्ट होंगे. सो दिस शुड बी योर थिंकिंग. सो गाइज, नाउ जस्ट स्टार्ट विद द रिवीजन क्वेश्चंस फॉर प्रीवियस डे सेशन. The session was about UNCTAD. So first of all, just we have to know about the new name of UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. Now its name has been changed. What is the name now? It's A, B, C and D. UN Trade and Development. This is the correct name which has been changed to UNCTAD. तो इसका नेम अभी जो चेंज हुआ है वो है यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट. नाउ हैव अनदर क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस बिफोर आई प्रोवाइड यू द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? UNCTAD वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय. देखो ये बहुत बड़े लेवल की एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड लेवल पर इसका बहुत बड़ा एक आइडेंटिटी है और वर्ल्ड के कंट्रीज इसके रिगार्डिंग में बड़ा रेस्पेक्ट रखते हैं. सो जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इस्टेब्लिश किया था? बिकॉज इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ द UN सिस्टम. सो ए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. सो द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली वॉज द इंस्टीट्यूशन और द ऑर्गेनाइजेशन और द बॉडी विच वॉज responsible to establish United Nations Conference on Trade and Development. Now the next question, where are the headquarters of UNCTAD और UN Trade and Development? तो इसके headquarters कहाँ पर हैं? देखो, जब भी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई नेम चेंज हो या उसका कोई 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हों या उसने इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसा किया हो, लाइक देयर कैन बी सम रिपोर्ट, कुछ स्टडी हो सकती है. सो इन सच केसेस यू शुड ऑलवेज बी अवेयर अबाउट द हेडक्वार्टर्स, देयर रिपोर्ट्स, देयर फाउंडेशन रिगार्डिंग such kind of questions which can appear in your examination. So where are the headquarters of UNCTAD or the UN, that is the new name, United Nations Trade and Development? The headquarters are of course in Geneva. So this is the correct answer. Now the next question is question number 4. Which one of the following is the main objective of UNCTAD? तो इनमें से ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है UNCTAD का? मीन्स the main aim, the emphasis of this institution or the organization to promote interest of developed countries in the world trade? No. To promote interest of European countries in world trade? Only European countries here? To promote interest of developing countries in world trade or promote reforms in UNSC?
The very simple answer of this question is C, because जो यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, इसका मेन फोकस होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका वर्ल्ड के ट्रेड में उनका जो शेयर है उसको प्रमोट करना, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना। बिकॉज यू नो देयर आर टू काइंड ऑफ कंट्रीज, नंबर 1 डेवलप्ड, नंबर 2 डेवलपिंग। ओके, द डेवलप्ड कंट्रीज हैव द लार्जेस्ट शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड। इनके पास तो ऑलरेडी वर्ल्ड के ट्रेड में इनका दबदबा है, इनका जो है मेन शेयर होल्डर्स हैं ये वर्ल्ड के ट्रेड में। बट ड्यू टू recent developments of developing countries, due to lack of modern technology, due to lack of large scale organizations, due to lack of multiple resources, due to lack of ultra modern technologies, organizations, MLCs, multinational corporations, a lack of government supports. So because of such kind of factors, the developing countries have lower share in the world trade. So that's why this organization is emphasizing to promote the trade, the interest or the trading interest of the developing countries. Which are the developing countries? Like countries of Africa, countries of South America, countries of Caribbean nations, countries of Asia. So these are the nations. Next question is question number 5. क्या है क्वेश्चन नंबर 5? व्हाट इज करेक्ट अबाउट फिशिंग? बिकॉज फिशिंग के रिगार्डिंग में भी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, सो यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फिशिंग। टू कैच फिश इन लोकल वाटर बॉडी? नो। टू स्टील यूजर डेटा लाइक लॉग इन क्रेडेंशियल्स? यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द फिशिंग इट मीन्स ऐसे साइबर फ्रॉड्स या ऐसी साइबर कॉल्स या साइबर अटैक्स जो किसी भी यूजर के डेटा को या उसके क्रेडेंशियल्स को स्टील करने के पर्पज से लॉन्च किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास में कोई एक कॉल आया और उस कॉल में उन्होंने कहा कि हमने आपके हाउस पे कुछ फ्लिपकार्ट के थ्रू डिलीवर किया है और वो आपको डिलीवर करने के लिए प्लीज़ शेयर द OTP। जबकि जब आप OTP शेयर कर रहे होंगे वो डिलीवरी का नहीं होगा, हो सकता है वो आपके अकाउंट से फंड ट्रांसफ़र का हो सकता है। और such kind of activities are known as phishing activities. They can involve call, email, sharing the links of fraudsters and leaking the information of an individual over the social media. तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं फिशिंग एक्टिविटीज़, इनको हम हमेशा रिलेट करते हैं कि डेटा का जो क्रेडेंशियल्स हैं, जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, उनका स्टील हो जाना, उनका चोरी हो जाना। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली फ्यू मंथ्स अगो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे, उनका करीब 1 करोड़ रुपीज़ उन्होंने, जो फ्रॉडस्टर्स थे, जो फिशिंग अटैकर्स थे, साइबर अटैकर्स थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपये का उनको चूना लगा दिया। So these kind of activities are known as phishing activities. Now the next question, question number 6. Recently, which team of IPL, because yesterday session, in the yesterday session we also discussed some point about IPL, कि IPL की एक टीम को अभी रिसेंटली जो है फाइन उन पर लगाया गया, उन पर पेनल्टी लगाई गई कई लाख रुपए की। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में हमने IPL को डिस्कस किया था और अभी IPL चल भी रहा है। तो रिसेंटली विच टीम ऑफ IPL पेनलाइज्ड फॉर स्लो ओवर रेट ऑफेंस के लिए? मीन्स जब क्रिकेट में जो 6 बॉल होती हैं उनका जो थ्रो होता है, मीन्स आपको जल्दी जल्दी वो बॉल अपना ओवर जो है वो फिनिश करना होता है। बट इस केस में क्या हुआ कि इन्होंने बॉलिंग के लिए टाइम एक्स्ट्रा लिया। देन व्हाट इज दिस? तो इसी को कहा गया कि स्लो ओवर रेट ऑफेंस। ठीक, सो ये कौन सी टीम थी जिस पर ये पेनल्टी लगाई गई? मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात टाइटंस। द करेक्ट आंसर इज मुंबई इंडियंस। इस टीम पर लगाया गया, पेनल्टी लगाई गई कि भाई आपका जो ओवर फेंकने का, जो ओवर का थ्रो करने का जो रेट है दैट्स वेरी स्लो, सो इन पर पेनल्टी लगा दी गई। नेक्स्ट, IPL दिस ईयर 2024 हैज़ हाउ मैनी टीम्स?
तो अब देखो ये क्वेश्चन पहले भी कई बार रिपीट हुआ है बहुत सारे एग्जामिनेशंस में, तो दिस टाइम आपको बताना है कि आईपीएल में टोटल कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, 14, 15 और 10 और 8। द करेक्ट आंसर इज 10। क्या आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो, कि जो लेटेस्ट 2 टीम्स हैं आईपीएल की, लास्ट में जो 2 लेटेस्ट टीम्स हैं आईपीएल की, उनके नेम्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईपीएल वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो आईपीएल किस ईयर में स्टार्ट हुआ था? सो द करेक्ट आंसर इज 2008, और यही वो ईयर है 2008 जब आईपीएल को स्टार्ट किया गया था। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। आप बताइए, जब आईपीएल के मैच होते हैं तो आईपीएल में जो ओवर होते हैं टोटल कितने होते हैं? टोटल ओवर कितने होते हैं इस मैच में? बिकॉज यू नो कि अभी जो वर्ल्ड लेवल पर क्रिकेट होती है उसके 2 फॉर्मेट होते हैं, एक तो टेस्ट फॉर्मेट हो सकते हैं और एक होता है उनका 2020 फॉर्मेट। ठीक है, एक में 50 ईयर का ओवर होता है, एक में 20 ओवर का जो है मैच होता है। तो आपको बताना है कि आईपीएल में कितने ओवर का मैच होता है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और बता दीजिए, चलो आपसे मैं पूछ लेता हूँ। अभी जो रिसेंट या जो करंट में आईपीएल चल रहा है उसमें सबसे हाईएस्ट रेट, हाईएस्ट प्राइस किस प्लेयर को मिला है? सबसे महंगा प्लेयर किसकी नीलामी हुई है, किसका टेंडर गया था? आप बताइए इस बार सबसे महंगा जो प्लेयर था। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट विनर टीम ऑफ आईपीएल ट्रॉफी वाज। इट मीन्स व्हेन द आईपीएल वाज स्टार्टेड इन 2008 देन हु वाज द विनर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उस मैच में सबसे पहले जो विजेता थे, जो विनर टीम थी, दैट वाज द नेम ऑफ, अब बता दीजिए आप कौन था? डेक्कन चार्जर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस। Now guys, the correct answer is Rajasthan Royals. It was the first team to win the first trophy of IPL. And कौन थे इसके? शेन वॉर्न का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये इसी से जो है प्ले किया था इन्होंने, शेन वॉर्न ने। कैन यू टेल मी दैट शेन वॉर्न बिलोंग टू विच कंट्री? हालांकि इन्होंने अभी क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था, काफ़ी टाइम हो गया उनको, बट ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे आप बताइए मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सिटी इज होस्टिंग द ओपनिंग एंड फाइनल मैच ऑफ आईपीएल 2024। तो अभी जब आईपीएल 2024 स्टार्ट हुआ तो किस सिटी से इनका स्टार्टिंग हुआ, और विच विल बी द सिटी वेयर द फाइनल मैच विल बी प्लेड। तो कौन सी सिटी होगी ये? चेन्नई, मोहाली, जयपुर या लखनऊ? द करेक्ट आंसर इज चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई, बिकॉज जो आईपीएल 2024 स्टार्ट हुए हैं वो चेन्नई से स्टार्ट हुए और चेन्नई में ही उसका फाइनल मैच होगा। नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू कि चेन्नई का वो कौन सा स्टेडियम है, उस स्टेडियम का नाम बता दीजिए आप मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहाली ये कहाँ पर है? विच स्टेट, कहाँ पर है ये आप बता दीजिए मेरे को। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आपसे कि जो वानखेड़े स्टेडियम है वो कहाँ पर है, और ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है क्रिकेट का? इन गार्डन्स के इनके जो स्टेडियम्स हैं इनके नेम आप बताइए कौन से स्टेट में ये बिलोंग करते हैं। और ये क्वेश्चन पहले भी आए हैं, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर जब भी पूछा जाता है। सो अभी हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। लुक हेयर, यहाँ आप देख रहे होंगे ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, किसी की एज होगी आई थिंक 12 ईयर्स, किसी की एज होगी 8 ईयर्स। यहाँ देखिए इन बच्चों की एज कितनी होगी, किसी की 13 ईयर्स या 12 ईयर्स या 15 ईयर्स, मोस्टली इनकी इसी एज ग्रुप के ये बच्चे हैं, है ना। और ये देख लीजिए आप, इस बच्चे की शादी हो रही है, देखो उसकी मूंछ तो आई नहीं है लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती जो है इसको मूंछ जो है पेंट कर दिया गया है, इनको फेक मूंछ लगा दी गई। इस बच्चे को देखो यहाँ पर शादी हो रही है इसकी, है ना। और इस लड़की को देखो जो यहाँ पर दुल्हन बनी है, वो रो रही है बच्ची, है ना। इसको पता भी नहीं है कि क्या शादी होती है क्या नहीं होता, वो बेचारी रो रही है। हो सकता है इसको चॉकलेट खाने की इच्छा हो रही हो उस समय इस बच्ची को, है ना, या हो सकता है उसको कुछ डर लग रहा हो या कुछ भी उसके साथ में सिचुएशन हो सकती है। ये सारे के सारे जो बच्चे हम देख रहे हैं, दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया।
मीन्स इंडिया में हम बहुत लंबे समय से चाइल्ड मैरिज को बैन कर चुके हैं इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, बट स्टिल वी आर फेसिंग सच काइंड ऑफ रियलिटीज इन इंडिया एंड दीज इमेजेस हैव बीन टेकन फ्रॉम राजस्थान। अब हम इस न्यूज़ को लेकर के आए कि रिसेंटली जो हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान है, इट हैज़ डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक प्रॉपर एक्शन टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस इन राजस्थान। और देखो, जब भी हम चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं तो चाइल्ड मैरिज का जो सबसे बड़ा सीन निकल करके आता है वो आता है हमेशा राजस्थान से। इट इज़ वन ऑफ द मेन स्टेट्स वेयर चाइल्ड मैरिज इज़ अ नॉर्म। इस यहाँ पर बहुत आसान है। देखो, मैं भी जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ राजस्थान का बॉर्डर लगता है, ठीक है। हमारे यहाँ से राजस्थान 1-1.5 किलोमीटर दूर रह जाता है, ठीक है। इतना नज़दीक है कि हम अपने छत पर, कई बार पहले जब रोमिंग लगती थी तो छत पर टहलते टहलते हम यूपी में आ जाते थे, और थोड़ा सा अगर अपनी छत पर ही थोड़ा आगे निकल गए तो हमारी राजस्थान की रोमिंग लग जाती थी। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि देखो, देयर इज़ अ फेस्टिवल दैट इज़ अक्षय तृतीया फेस्टिवल। ये इंडियन जो है सिस्टम में, फेस्टिवल्स के सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, और ये एक टाइप का मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया का। इट मीन्स जिन लोगों की शादी का मुहूर्त ईयर अराउंड कभी नहीं बन रहा होता है, या उनको बहुत टाइम तक वेट नहीं कर सकते, पेशेंस नहीं रख सकते, तो वो अक्षय तृतीया को बड़ी आसानी से मैरिज कर सकते हैं। इट मीन्स इसमें किसी पंडित जी को दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब ये वो टाइम है अक्षय तृतीया का जिस समय पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होती है। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि आप एक्शन लीजिए, बिकॉज आने वाली अक्षय तृतीया को बहुत सारी चाइल्ड मैरिज को कंडक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या कहा, हाई कोर्ट सेड दैट विलेज हेड्स एंड पंचायत मेंबर्स विल बी हेल्ड अकाउंटेबल इफ चाइल्ड मैरिजेस अकर और सोलमनाइज्ड। मीन्स अगर उस गांव का जो विलेज हेड है, उस पंचायत के मेंबर्स हैं, अब उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा अगर उनके गांव में, उनके विलेज में कोई भी चाइल्ड मैरिज होती है। तो इसके लिए ऑलरेडी राजस्थान पंचायती राज रूल्स 1996 हैं। उस रूल में ये स्पेशली कहा गया है कि पंचायत इज द ड्यूटी बाउंड टू रेस्ट्रिक्ट चाइल्ड मैरिजेस। तो गांव के जो प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, वो ड्यूटी बाउंड है कि उनके विलेज से वो चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करें, ठीक है। आप देखते होंगे कि चाइल्ड मैरिज में बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि क्या मैरिज होती है, क्या नहीं होती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनकी मैरिज करा दी जाती है। मैं अभी आपको लास्ट ईयर का एक एग्जाम्पल बताता हूँ, लास्ट ईयर का, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और उसका मेरे को उस मैरिज का इनविटेशन भी आया था। अब ये देखो इनविटेशन क्या थी। 2 बच्चों की एक साथ शादी थी, उधर दोनों सिस्टर्स थी, बोथ वर सिस्टर्स, अच्छा उधर बोथ वर ब्रदर्स, दोनों ब्रदर थे। अब ये जो लड़के थे वो भी मीन्स वो तो 18 ईयर्स को क्रॉस कर चुके थे, लेकिन ये जो गर्ल्स थी दे वर अंडर 18 एज। और ये जो बच्चियां थी उसमें से एक बच्ची 9th क्लास में पढ़ रही थी, ठीक है। वो कभी हमसे, जो हमने ट्यूशन भी पढ़ाया था, और उसकी जो बड़ी बहन थी वो 10th में पढ़ रही थी। मीन्स बोथ वर अराउंड 16 और 17 ईयर्स एज मैक्सिमम। अब ये जो जिसके जो दोनों बच्चे थे वो अपने आप में उस रीजन का एक बड़ा ही रेनॉन एडवोकेट था, और उसके बेटों की शादी हुई ये चाइल्ड मैरिज। अब आप सोचिए कि एडवोकेट जो होते हैं मीन्स इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं भी उनको बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल माना जाता है, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, सोसाइटी के लिए, रूल्स के लिए, सबके लिए काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की चाइल्ड मैरिज करवाई, ठीक है। तो दिस इज़ द हार्ड रियलिटी ऑफ इंडिया। अब हम बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स की। तो जब भी हम चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हार्म होता है वो होता है गर्ल्स के साथ में, बिकॉज इन्हीं की शादी मोस्टली जल्दी करा दी जाती है। इंडियन मैरिज एक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, PCMA 2006 में ही आ गया था, उसमें 18 ईयर्स की एज प्रिस्क्राइब की गई थी गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ के लिए थी 21 ईयर्स। इसमें जो सेक्शन 16 है वो स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो अपने यहाँ पर चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करें, ठीक है। पूरे स्टेट के लिए अपॉइंट करें, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अपॉइंट करें, उन जोन्स के लिए अपॉइंट करें, और उन रीजन्स के लिए अपॉइंट करें, और वो ऑफिसर्स क्या करें, उस पर इंक्वायरीज करें और इन मैरिजेस को रोकने के लिए काम करें। मैरिज, अब ये जो चाइल्ड मैरिज होती है इसके क्या रीजन्स हो सकते हैं।
एक तो जेंडर इनक्वालिटी है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज़्यादा टाइम बाद हुआ तो हो सकता है बच्चे की शादी ना हो। सोशल और रिलीजियस नॉर्म्स है, बहुत सारी जगह पे ये मान लिया जाता है कि जो गर्ल्स हैं, स्पेशली गर्ल्स हैं, अगर उनकी प्यूबर्टी की एज आ गई, उनका फर्स्ट पीरियड अगर हो गया, इट मीन्स दे आर नाउ एलिजिबल फॉर मैरिज, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सोशल रिलीजियस नॉर्म्स हैं बहुत सारे। पावर्टी होती है, देखो कई बार क्या होता है, जो मेल चाइल्ड होता है वो चाइल्ड भी नहीं होता, वो कई बार होता है 30 ईयर्स का, और उसकी शादी करा दी जाती है 15 ईयर की गर्ल्स के साथ में। क्यों? इस 30 ईयर के जो लड़का होता है इसके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, हो सकता है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, इसकी शादी से करा देते हैं। ठीक है, कि भाई पैसे वाले घर में बच्ची जा रही है, तो ऐसा भी इशू होता है। कई बार बच्चियों को बेच दिया जाता है। लैक ऑफ एजुकेशन, सोसाइटी में अभी भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत लो है, तो लोगों को आइडिया ही नहीं होता इस चीज़ का कि इसके क्या क्या रिपरकशंस होंगे, क्या कौन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके चाइल्ड मैरिज के, वो बच्ची के लिए भी और गर्ल के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी। कंट्रोल ओवर सेक्सुअलिटी ऑफ वुमेन, अभी भी सोसाइटी में एक ऐसा आइडिया चलता है कि जो गर्ल्स हैं, है ना, वो अगर मीन्स बड़ी हो गई, उसके बाद उनका कहीं कोई दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, तो उनका कोई सेक्सुअल रिलेशन हो जाएगा, तो वो उसको पहले ही कंट्रोल कर देना चाहते हैं कि जल्दी से उसकी मैरिज करा दो तो बस उनकी शादी हो जाए, फिर उसके साथ में वो रहे। अब क्या क्या एफर्ट्स अभी इंडिया में हैं जो चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए? तो एक तो चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम टू एंश्योर गर्ल्स एजुकेशन। इट मीन्स व्हेन वी विल टॉक अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देन वी विल प्रोवाइड एजुकेशन, और जब बच्चे एजुकेशन में होंगी, पढ़ लिख जाएंगी, तो उनको वो खुद भी रेसिस्ट कर सकती हैं ऐसी किसी भी चाइल्ड मैरिज को। ठीक है, जब वो पढ़ाई में इन्वॉल्व होंगी, अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी, तो मैरिज ऑटोमेटिकली डिले हो जाएगी। कैन यू टेल मी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? आप बताइए कौन से ईयर में इसको लॉन्च किया गया था? सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी एक आई थी। इसमें क्या होता है कि बच्चियों के नाम से पैसा अकाउंट में सबमिट किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, उस पर गवर्नमेंट भी उसमें अपना कुछ पैसा देती है, लेकिन उस मनी को उस बच्ची के नाम से जो अकाउंट होता है उससे आप तभी निकाल पाते हैं, और वो भी सारा नहीं, ओनली पार्शियल अमाउंट वहाँ से आप विड्रॉल कर पाते हैं जब बच्ची 18 ईयर्स की हो जाती है। तो इट मीन्स बच्ची की शादी अगर आप 18 ईयर के बाद ही करोगे तो आप पैसा वो यूज कर सकते हो, तो ये भी है। प्लस देयर इज अ चाइल्ड हेल्पलाइन, उसके लिए 1098 है, और वहाँ पर आप कॉल करके ऐसी किसी भी, ये नेशनल लेवल की चाइल्ड हेल्पलाइन है बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर आपके किसी एरिया में आप जानते हो वहाँ कहीं भी चाइल्ड मैरिज हो रही है या गर्ल्स के साथ बच्चों के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली इस नंबर पर रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आप बताइए मेरे को कि क्या स्टेप्स हमको उठाने चाहिए एज अ अवेयर सिटीजन कि हम इस चाइल्ड मैरिज को कम्प्लीटली रोक पाएँ। आप कोई भी सजेशन दीजिए, एक स्टूडेंट वन सजेशन, और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो अगर एक एक सजेशन भी देंगे तो हो सकता है आपका कोई ऐसा यूनिक आइडिया आए जिसको हम आगे भी यूज कर सकें, और वो बहुत यूनिक आइडिया होते हैं। देखो आप यूथ हैं तो आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, तो उनको आप प्लीज़ शेयर किया करो कि वो उन आइडियाज़ को हम क्लास में फिर उनको यूज करेंगे, है ना, उनको हम जो आर्टिकल्स हम लिखते हैं उनमें यूज करेंगे, कंटेंट में हम शेयर करेंगे, उस कंटेंट को बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ तक आपका आइडिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की। रिपोर्ट बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक रिगार्डिंग एजिंग पॉपुलेशन। देयर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने अभी एक रिपोर्ट निकाली है किसके रिगार्डिंग में, जो एजिंग पॉपुलेशन है, मीन्स जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है उसके रिगार्डिंग में। What are the aspects or dimensions of this report? 4 dimensions को they have covered. What are the dimensions? First one is health. Means what are the health conditions of the old age population? What are their productive works? तो वो क्या productive work कर पा रहे हैं, उनकी economic security क्या है? It means somebody has been retired from its service or he have become old, so it's not able to earn its livelihood, his or her livelihood. Then उसके पास कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो कि जब वो ओल्ड हो जाए तो उसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम हो, और जब उसको वर्क ना करना पड़े तब भी उसके पास में कुछ मनी की सप्लाई हो। सोशल एंगेजमेंट, सोसाइटी के साथ में उनका कैसा एंगेजमेंट है। मोस्टली कई बार क्या होता है, आइसोलेशन में चले जाते हैं बहुत सारे बुजुर्ग, उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं भी आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, लाइव एग्जाम्पल। हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट क्या कहते हैं,
इसकी रिपोर्ट के अगर कुछ हम की फाइंडिंग्स को देखें तो डेवलपिंग एशिया इज एजिंग रैपिडली, तो एशिया की पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से ओल्ड होती जा रही है और उसमें रिस्क ऑफ नॉट हैविंग एडिक्वेट रिसोर्सेज टू सपोर्ट एजिंग पॉपुलेशन। और हमारे साथ ऑल ओवर एशिया एक प्रॉब्लम है, एक रिस्क है। द रिस्क इज दैट वी डोंट हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज टू सपोर्ट एजिंग पॉपुलेशंस, कि जब वो पॉपुलेशन ओल्ड एज हो जाती है तो उनकी खुद की प्रोडक्टिव एज नहीं होती, वो खुद अर्न नहीं कर सकते, देन we don't have the resources to support such population. Older people accounted for 13.5% of the regional population in 2022. तो जो हमारे यहाँ 60 या उससे अबव एज के पीपल थे उसमें 13.5% लोग थे हमारे यहाँ 2022 में एशिया में, जो अभी एक्सपेक्टेड है कि 12.2% हो जाएंगे वो आने वाले 2050 तक। इट मीन्स 25.2% पॉपुलेशन हमारी ऐसी होगी जो कुछ भी अर्न नहीं कर रही होगी। और जब ये भी माना जाता है कि जो ओल्ड एज पॉपुलेशन होती है इट्स अ लायबिलिटी नॉट असेट, मोस्टली ये माना जाता है। इट मीन्स ये कुछ प्रोड्यूस तो करते नहीं है, इनकी कोई लेवलीहुड नहीं होता, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, तो इनको हेल्प करनी होती है। मीन्स जो यंग पॉपुलेशन है उसके बहुत सारे रिसोर्सेज ओल्ड एज पॉपुलेशन की केयर करने में चले जाते हैं। मैं इसको नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ ये एक रियलिटी है कि घर में सपोज करो कि 4 ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, अब जब ओल्ड हो जाते हैं तो देयर कैन बी मल्टीपल डिजीजेस, तो जो पॉपुलेशन होती है, यंग चिल्ड्रन होते हैं, उनकी बहुत सारी इनकम उन डिजीजेस के लिए जाती है, उनकी अर्निंग के लिए जाती है, उनके एक्सपेंडिचर के लिए जाती है। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट ये कहती है कि whenever we are going to become old age then we should have some preparations in advance, कि जब हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ओल्ड एज हो जाएंगे तो उसके लिए हम एडवांस में कुछ पेंशन का सिस्टम रखें, उनके लिए कुछ लिवलीहुड सोर्सेज का हम व्यवस्था उनके लिए करें। ठीक है, और क्या है, इंडिया की अगर हम बात करें तो लोएस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है। अगर आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस है ओल्ड एज उसमें पॉपुलेशन में, तो आप बड़ी इजीली क्या करेंगे कि आप एक सर्टेन अमाउंट देते रहेंगे इंश्योरेंस कंपनी को और उससे आपके हेल्थ के जो एक्सपेंडिचर हैं कवर होते रहेंगे। बट इंडिया में अभी ओनली 21% लोगों के पास ही क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस है। 80 to 90% of financial resources for retirement come from private income and assets, not public pensions or social assistance. Means अब जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं रिटायरमेंट के बाद लोगों का जो हेल्प होती है उसमें से 80 से 90% पीपल अपने पर्सनल लेवल पर ही उन एक्सपेंडिचर को मैनेज करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उसमें कोई सपोर्ट नहीं है, कोई पब्लिक पेंशन नहीं है, कोई सोशल असिस्टेंस उनको नहीं मिलता ओल्ड एज पर। ठीक है, मेजर चैलेंजेस टू हेल्दी एजिंग इन इंडिया, क्या क्या हमारे साथ में चैलेंजेस हैं इस सब के लिए, तो देखो परसिस्टेंट बर्डन ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस, जब हम ओल्ड एज हो जाते हैं तो बहुत सारी डिजीजेस हम पर अटैक करती हैं। हाइटन इंसिडेंस ऑफ लोनलीनेस एंड सोशल आइसोलेशन, अब ये जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, उनका साथ नहीं बैठता कोई उनका बच्चा। अब मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली के बहुत सारे पॉश एरियाज में मैंने देखा है। ठीक है, कई बार आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, मैं ऐसे कुछ पर्सनली लोगों को जानता हूँ कि उनके बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, वो जाकर के यूएसए में सेटल हो गए। अब घर पर बच्चे कौन, मॉम, ओल्ड एज मॉम, ओल्ड एज फादर, ये बच्चे। अब ये जो ओल्ड एज फादर हैं, मॉम हैं उनके, और बच्चे तो क्योंकि सेटल हो गए यूएसए में, यूके में, अब उनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन उनके साथ बैठने वाला नहीं है कोई भी, उनकी बात सुनने वाला नहीं है कोई। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, आपके दिल्ली के ही बड़े बड़े, मैं दिल्ली की तो क्या बात करूं, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, ऐसे बहुत सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ के ओल्ड एज पीपल, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं, वो क्या कर रहे हैं, दिन में कम से कम 2 से 3 मूवी देखते हैं, पिक्चर हॉल में जाकर के, सिनेमा में जाकर के, तब जाकर के उनका टाइम पास होता है। दिस इज़ द वन ऑफ द अदर डायमेंशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, कि यहाँ पर बच्चे पढ़ लिख गए, बाहर जाकर के सेटल हो गए, लेकिन अब अपने माता पिता के साथ में उनका कोई कनेक्शन नहीं है और वो सारा टाइम ऐसे पास करते हैं। आप बड़ी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ के पार्क्स में जाकर के देखिए, आपको 20 to 20, 30, 15, 5 इतने सारे ओल्ड एज पीपल मिल जाएंगे
जो आपस में अपने दुख सुख को शेयर कर रहे होते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। मैं कई बार देख चुका हूं करोल बाग के पार्क में। ये सिचुएशन है इंडियन सोसाइटी की। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्ड एज पॉपुलेशन इन इंडिया, देन देयर शुड बी प्रॉपर एफर्ट्स टू care our oldest people, because they are our assets. They have provided many things, many resources to us, and even our life belongs to those person. Our existence is because of our mothers and fathers. हमारे पेरेंट्स की वजह से ही हमारा एग्जिस्टेंस है, तो उसके लिए हमें वर्क करना होगा। लिमिटेड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज सच एज हेल्थ, लॉन्ग टर्म केयर, ये भी बहुत कम मात्रा में अवेलेबल हैं, स्पेशली विल टॉक अबाउट रूरल इंडिया कि ओल्डर्स पीपल को बहुत ज़्यादा हेल्थ और लॉन्ग टर्म केयर उनको नहीं मिल पाती। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी होती है विद 40% ओल्डर पीपल इन एशिया एंड पैसिफिक लैकिंग एक्सेस टू एनी फॉर्म ऑफ पेंशन। 40% पीपल ऐसे हैं जिनके पास ओल्ड एज लेवल पर कोई पेंशन नहीं होती है, कोई उनके पास में इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है। अप टू 94% ऑफ वर्कर्स। अब आइए एक अदर रियलिटी पर इंडियन सोसाइटी की। 65 प्लस की एज के जो लोग हैं उनमें से जब सर्वे किया गया तो 94% ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करते हैं। व्हाट इज इनफॉर्मल सेक्टर? देखो, सबसे पहले आप समझ लीजिए व्हाट इज फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्या है? आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, वहां पर आपका पीएफ डिडक्ट होता है, आपकी सैलरी अकाउंट में आती है, आपका कोई पेंशन प्लान ले रखा है, आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। दिस इज फॉर्मल सेक्टर। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं। बट अब आते हैं हम इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ। देन व्हाट इज इनफॉर्मल सेक्टर? जो हाउस कंस्ट्रक्शन लेबरर्स होते हैं, मींस जो डेली वेजर्स होते हैं। अब उनकी सैलरी ना तो अकाउंट में आती है, आज उनका पैसा आया कल खर्च हो गया। इट मीन्स दे हैव नथिंग इन द नेम ऑफ सेविंग। दिस इज द इनफॉर्मल सेक्टर। मीन्स कोई अपना पर्सनल गोलगप्पे की सेल कर रहा है, समबडी इज पुलिंग द रिक्शा, वो चला रहा है। मीन्स हमारे यहाँ इंडिया में 94% जो वर्कर्स हैं मोस्टली वो किस में काम करते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। उनके पास में कोई ऐसी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती। नाउ कम टू अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज। सक्सगम वैली, दिस इज अगेन इन न्यूज बिकॉज चाइनीज फोर्सेस और चाइनीज अथॉरिटीज आर कंस्ट्रक्टिंग अ रोड इन सक्सगम वैली। वेयर इज सक्सगम वैली? इट इज लोकेटेड इन POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब आप सोच रहे होंगे क्या इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से चाइना क्या बना रहा है? रोड बना रहा है। देखो, जो POK है इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का पार्ट है, इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है पाकिस्तान ने। और आने वाले फ्यूचर में इंडिया के प्लान्स हैं कि हम इस POK को इंडिया में ही मर्ज करेंगे। अब वहां से अगर चाइना अपना रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है और उस एरिया पर अगर हमारे क्लेम्स हैं कि वो हमारा ही पार्ट है, तो उसको लेकर के हम प्रोटेस्ट तो करेंगे ही। तो इंडिया ने इस पर प्रोटेस्ट किया है कि भाई आप POK से होकर के रोड नहीं बनाएंगे बिकॉज इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सो क्या इसके रिगार्डिंग में की पॉइंट्स हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू हैव टू लुक ऑन द मैप टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ दिस रीजन। दिस इज सक्सगम वैली। यहाँ से एक रिवर भी बहती है, सक्सगम रिवर, तो ये इसका रीजन इधर भी आता है, कुछ इधर भी आता है। दिस इज द रीजन ऑफ चाइना। यहाँ पर आपका काराकोरम पास हो गया, ये आपका अक्साई चीन रीजन हो गया विच हैज बीन इलीगली ऑक्यूपाइड बाय चाइना इन प्रीवियस ईयर्स में। बहुत सारे मीन्स बिफोर मल्टीपल डिकेड्स, उस वाले टाइम में चाइना को मीन्स इसने पाकिस्तान ने ही बहुत सारा एरिया चाइना को भी दे दिया था। अब होता क्या है कि इस एरिया से चाइना बना रहा है रोड पाकिस्तान के लिए, ठीक है। अब हम इसको कैसे एक्सेप्ट कर लें? दिस इज POK, ये POK वाला एरिया है और वहाँ से ये बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने प्रोटेस्ट किया है। जब इंडियन फोर्सेज जाती हैं तो यहाँ पर हमारा बेस कैंप होता है, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया। इधर निकल जाएंगे तो हमको मिल जाएगा हमारा लद्दाख, ठीक है। और ऊपर हम जाएंगे तो हमको मिल जाएगा कारगिल। कारगिल इज वेरी फेमस फॉर दी हाइएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड। हाइएस्ट मीन्स जो हाइट है, सबसे ज़्यादा हाइट पर अगर कोई बैटल ग्राउंड है तो दैट इज कारगिल है। यहाँ से कुछ रिवर्स के नेम्स पूछे जाते हैं। सो आई वुड लाइक टू शेयर यू, इन्फॉर्म यू सम नेम्स ऑफ द रिवर्स which are very famous in this region and they appear in the examinations. So just have a look on these rivers. Just look here, this is a Shyok river.
सो कई बार श्योक रिवर के रिगार्डिंग में पूछता है कि श्योक रिवर इंडिया के किस पार्ट में है, तो इट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन। नेक्स्ट इज नुब्रा रिवर, ठीक है। एक रिवर और है, नुब्रा रिवर है, यहीं से एक रिवर और जाती है, दैट इज हुंजा रिवर, हुंजा रिवर। सो आप ध्यान रखना, श्योक रिवर, नुब्रा रिवर और हुंजा रिवर, इन्हीं के नाम पर फिर इस रीजन में कुछ वैलीज हैं, श्योक वैली, नुब्रा वैली और हुंजा वैली, ये कुछ वैलीज हैं। वैली क्या होती हैं? बोथ साइड्स माउंटेन एंड देन देयर इज अ रीजन बिटवीन दोज माउंटेन साइड्स, दिस इज नॉन एज वैली, मीन्स इट्स अ डिप्रेस्ड एरिया उस रीजन में। और यहाँ पर एक देखो साल्टारो रिज, यहाँ पर एक साल्टारो रिज भी है, तो साल्टारो रिज के इधर है आपका सियाचिन ग्लेशियर, तो सियाचिन ग्लेशियर के एडजेसेंट में है आपकी सक्सम वैली, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज द ऑन ग्राउंड लोकेशन। नाउ हैव सम की पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस। सो इट इज पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, कौन, किसकी बात करें हम, सक्सम वैली, लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कई बार वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सक्सम वैली इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, सो इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। थ्रू चाइना पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 1963 में, तब चाइना को दे दिया था पाकिस्तान ने इस सक्सम वैली वाले रीजन को, और पाकिस्तान ने जो अनलॉफुली इसको ऑक्यूपाइड कर रखा है, ठीक है, कुछ एरियाज ने चाइना को दे दिया था। इसी रीजन को हम और क्या कहते हैं, ऑल्सो नॉन एज ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट, मीन्स जो काराकोरम रेंज है उसके आसपास का रीजन, दैट इज ट्रांस काराकोरम रेंज। इट इज बाउंडेड बाई कुनलुन माउंटेन। देखो कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि वेयर आर कुनलुन माउंटेन्स, सो इट इज इन हिमालयाज। यहीं पर ताइबतन माउंटेन भी है, ताइबतन प्लेटू है, ठीक है, और ताइबतन प्लेटू को कहा जाता है दी रूफ ऑफ द वर्ल्ड, नोट कर लेना आप इसको, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, मीन्स सबसे हाईएस्ट प्लेटू है ये ताइबतन प्लेटू, हिमालय का ही पार्ट है। और पहले तिब्बत जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, बाद में चाइना ने इसको जो है ऑक्यूपाइड कर लिया, अनेक्स कर लिया और इसको अपने ही कंट्री में मिला लिया इसको। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सक्सम वैली। नाउ हैव द लास्ट important current affair, that is NADA. So what is NADA? National Anti-Doping Agency. It's a national agency of India which works against the doping. What is doping? Doping क्या होती है? देखो doping होती है कि जब आप किसी एथलीट्स या किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके लिए आप कोई इलीगल ड्रग्स लेते हैं या कोई ऐसे मेडिसिन्स लेते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को कैटलाइज कर लेते हैं या रैपिडली बूस्ट कर देते हैं, और ऐसी मेडिसिन्स जो कि बैन है इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसको रोकने की जो एफर्ट्स हैं दोज आर नोन एज एंटी डोपिंग। सो इंडिया की एजेंसी है, ये इंडियन लेवल पर वर्क करती है। ऐसे ही वर्ल्ड लेवल पर भी एक एजेंसी है, ये है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, तो ये वर्ल्ड लेवल के स्पोर्ट्स में इस पर काम करती है। रिसेंटली क्या हुआ है, नाडा इंडिया ने अभी जस्ट कंक्लूड किया है अपना प्ले ट्रू कैंपेन। क्या कैंपेन का नेम क्या है, देखो ध्यान कर लो, प्ले ट्रू कैंपेन, दिस इज द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द नाडा इंडिया। ये कैंपेन को मेमोरेट करता है किसको, वाडा का भी एक ऐसा ही कैंपेन था, उसका नेम था प्ले ट्रू डे कैंपेन, प्ले ट्रू डे कैंपेन। ये तो ये किसके रिगार्डिंग में, दोनों ही कैंपेन वो हैं एंटी डोपिंग कैंपेन है, एंटी डोपिंग, ठीक है। चलिए, तो सिंस 2014 से वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी सेलिब्रेट्स प्ले ट्रू डे फॉर फोस्टरिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लीन स्पोर्ट एंड एंटी डोपिंग प्रैक्टिसेस, कि वर्ल्ड में जितने भी प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, वो विदाउट किसी ड्रग्स के एक ट्रू स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, ना कि किसी ड्रग्स की हेल्प से। जस्ट हैव सम की पॉइंट्स रिगार्डिंग नाडा बिकॉज देयर कैन बी सम क्वेश्चंस, बिकॉज अभी नाडा पर कुछ और भी क्वेश्चंस आए थे, इंडिया में सबसे ज़्यादा डोपिंग के केसेस निकले थे। इट वॉज सेटअप इन 2005 में, और इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी है, और इसके लिए अलग से एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, और ये स्टैट्यूटरी थिंग मीन्स इसको पावर्स मिली हुई हैं नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट 2022 से, और ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर में। हालांकि वर्ल्ड लेवल पर इसके लिए पहले से ही वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड है, जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं वर्ल्ड लेवल के स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, दो शुड बी अडॉप्टेड एंड फॉलोड बाय द स्पोर्ट्स पर्सन्स
इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनके लिए है, तो उसके लिए इंडिया ने एंटी डोपिंग प्रोग्राम भी चला रखा है। सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट न्यूज रिगार्डिंग नाडा। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, चलिए वाडा के रिगार्डिंग में। हालांकि इन क्वेश्चंस को मैं कल भी फ्रेम करूंगा कि वाडा का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, बता दीजिए आप। नाउ वी आर गोइंग टू एंड टुडेज सेशन, सो टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।